हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पर कलम से क्रांति। तो साथियों, हमने पहली क्लास में सिलेबस सीखा, दूसरी क्लास में हमने विधि की आवश्यकता, विधि क्यों आवश्यक है इसके विषय में हमने जाना, और हमने दो समझौते पढ़े कि मानव स्वभाव से कैसे रहता था। मानव स्वभाव से प्रकृति में रहता था, और प्रकृति स्टेट ऑफ नेचर, प्रकृति की अवस्था में जिसमें बहुत ज्यादा अशांति, बहुत ज्यादा अराजकता, अत्याचार और कठिनाइयां थी। उसके बाद में मानव अपनी सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव समूह में रहने लगा। किसमें रहने लगा? समूह। समूह समझते हो ना? पहले जो इंसान था, पहले जो ह्यूमंस थे, वो कैसे रहे? बहुत ही अपने छोटे छोटे परिवारों में। धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ी, सुरक्षा की और जरूरत महसूस हुई, तो मानव ने उसको संगठित कर लिया। मानव ने क्या कर लिया? खुद को संगठित। संगठित समझते हो? ऑर्गेनाइज कर लिया। संगठित कहने का मतलब है मानव समूह में रहने लगा। मानव ने खुद को संगठित किया, और मानव संगठित करके किस में रहने लगा? समूह में रहने लगा, ग्रुप्स में रहने लगा। समूह कह लो, ग्रुप्स कह लो, या इसी को हम लोग समाज कह सकते हैं, सोसाइटी कह लो। अब आप जानते हैं, जब भी आप कोई चीज संगठन में करोगे, कोई भी संगठन की बात होगी, तो संगठन के लिए आपको चलाने के लिए कुछ नियम भी चाहिए, जिससे कि लोग एक दूसरे के अधिकारों का हनन ना करें, एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण ना करें। भाई, आपने कोई संगठन बनाया तो उसके कुछ कुछ नियम भी होंगे। आपने कोई कंपनी बनाई, छोटी सी सोसाइटी बनाई, छोटा सा कोई सहकारी समिति बनाई, कोई पार्टी बनाई, ये जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी होती है, तो कुछ ना कुछ तो नियम होते हैं ना। मतलब अब क्लास में भी सोचो, तो एक क्लास से छोटी सी आप लोग पढ़े होंगे 10 12 तक ग्रेजुएशन में, तो क्लास है, इसमें कई सारी सीटें होती है, इस तरीके की रो है, और यहां पे टीचर है, यहां पे बोर्ड है। अब आपको पता है कि ये क्लास के नियम है, दो तरीके से इसमें हो सकता है। जो पहले आएगा वो भाई पहले बैठ जाओ, जो पहले आएगा वो पहले बैठ जाए, जो पहले आएगा वो आगे वाली सीटों पर बैठ जाए, आगे वाली सीटों पर, जो भी आगे वाली सीट है वो पहले आकर बैठ जाए। समझे? पहला नियम तो हो गया। दूसरा नियम हो सकता है आप रोटेट करा दो। अब क्या करा दो? रोटेशन करा दो। रोटेशन मतलब कि जो अभी पहली सीट पर है, फिर वो एक बार पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, और पीछे वाला इसी प्रकार से आगे आता रहे। तो रोटेशन से क्या होगा? इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बनी ना। अगर ये हो कि भाई आओ, और जो बच्चा ताकतवर है, जो मोटा तगड़ा है या ताकतवर स्टूडेंट है, वो जब उसका मन करे आएगा, और किसी कमजोर स्टूडेंट को वो मार पीट के उसकी सीट से हटाकर उस सीट पर कब्जा कर लेगा। इनमें से कौन सी चीज सही है? ये बी वाली सिचुएशन सही है, या इसमें ए वाली सिचुएशन सही है? विधि का सारा गेम, मूल विधि का सारा गेम समझ पर है। इसलिए शुरुआत की 2-3 क्लासों में जितनी समझ विकसित कर लोगे, जितनी चीजें आप एक्स्ट्रा में विकसित कर लोगे, उतना आपके लिए फायदा रहेगा। यह बेस है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा गौर करता हूं, क्योंकि बाकी फिर तो फैक्ट है, फिर तो बाकी कुछ पढ़ना है। तो मानव धीरे धीरे किस में रहने लगा? संगठन में रहने लगा। मानव ने खुद को ऑर्गेनाइज किया, और जब भी आप साथी कुछ ऑर्गेनाइज करोगे, जब भी आप खुद को ऑर्गेनाइज्ड, या आप किसी सोसाइटी समूह में, ग्रुप के नियम होते हैं ना, या आप सोसाइटी में खुद को ऑर्गेनाइज करोगे, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। एक तो होते हैं सेल्फ नियम, लेकिन ज्यादातर लोग सेल्फ नियम से चलते कहां हैं? ताकतवर का शासन होने लगा, तो फिर नियम बनाने की जिम्मेदारी एक बाहरी संस्था को दे दी गई, जिस संस्था को उस समाज, उस ग्रुप के द्वारा चुना गया कि भाई तुम हमारे लिए नियम बनाओ, सबके लिए समान नियम बनाना, तुम ही हमारे लिए नियमों को लागू कराओ, आप ही हमारे लिए नियम बनाइए, आप ही हमारे लिए नियमों को लागू कराइए, और अगर कोई उल्लंघन करता है तो आप ही उसे दंडित कीजिए, जिससे उसके मन में भय रहे, डर रहे, फियर रहे कि भाई अगर मैं इस नियम का उल्लंघन करूंगा, मैं इस कानून को तोड़ूंगा, तो मुझे ये जो संस्था है सजा देगी। इससे कोई कानून तोड़ेगा नहीं, सबका व्यवहार कंट्रोल में रहेगा, और समाज शांति सौहार्द के साथ प्रगति करेगा। सिंपल सी बात। तो आप कहोगे सर ए वाली सिचुएशन बहुत अच्छी है, इसमें व्यवस्था है, इसमें कमजोर से लेकर ताकतवर सबके समान नियम है, सबके समान अधिकार हैं, इसमें कोई मेरे जैसा पतला
और तुम्हारे जैसा कोई तगड़ा, दोनों इक्वल महसूस कर रहे हैं। नहीं तो मेरे जैसा पतला तो कभी आगे बैठ ही ना पाए, क्योंकि तुम में से कोई आएगा टेम्पो, मुझे हटा के तुम बैठ जाओगे। मेरे स्कूल में मुझसे ऐसे एक ने कोशिश की थी, वो तगड़ा सा था, मेरे नखून तब भी बड़े होते थे, जिंदगी भर वो कभी किसी को उठा के नहीं बैठेगा। मैंने उसका मुंह नोच लिया था। मैं चढ़ गया जहां बैठती उस सीट पे, वो मुझसे लंबा भी था थोड़ा, 11वीं क्लास की बात है। और वो देखो वो क्लास टॉपरों वाली क्लास थी, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसमें ए सेक्शन था, वो 75% से कम नीचे वाले हो 10वीं में। तो एक ऐसा सेक्शन बना, दूसरे स्कूल में गए, उसमें केवल और केवल वो बच्चे थे, सभी पूरे सिटी के अलग अलग स्कूलों के, ज्यादा स्कूल 10वीं के थे, कुछ ही 12वीं वाले थे, 11 वाले, 11 12। तो हमारा 10वीं तक का तब स्कूल बदलना पड़ा 11th में। तो उसमें सारे 75% वाले, 75 या उससे ऊपर वाले टॉपर पूरे शहर के उस क्लास में। उसने सोचा पतला, मुझे आगे बैठने का शौक था, मतलब मैं कुछ ही बीटेक वगैरह में तो मैंने पीछे बैठा, बट मैं आगे बैठता था। उन्होंने कहा आया, बोलो पीछे जा, बोला अच्छा। अब मेरा अंदर का मैं चढ़ गया जहां बैठते हैं, बोला तगड़ा सा, वैसे तो काबू में आएगा नहीं, घूसा घूसा मारेगा तो मैं तो बैठ जाऊंगा। चिपट गया मैं उससे। मैडम बोली ये तगड़ा सा, ये पतला सा तूने कैसे कर दिया ये? बोला मैडम ये मानवीय हथियार है अपने पास, ये इंसान, इससे पता चलता है इंसान पहले खूंखार रहा होगा, तब तो काटने के लिए नील कटर या ब्लेड भी नहीं हुआ करता था। तो ये व्यक्ति, ये सिचुएशन कभी कारगर नहीं है, सिचुएशन हमेशा ये कारगर है। तो यहां से एक चीज निकल के आई कि जब भी आप किसी को किसी चीज में संगठित करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आपको नियमों की आवश्यकता। ऐसे लिख लो, ये इस पॉइंट को ऐसे बना लो, मानव है, मानव क्या हुआ? अपने आप को संगठित किया, मानव ने खुद को ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करके मानव समूह या ग्रुप में आ गया, ग्रुप में मानव आ गया, तो उसको साथी यहां पर सबके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, समूह के सभी सदस्यों के, समूह के सभी सदस्यों के व्यवहार नियंत्रित करने के लिए, समूह के सभी सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु, समूह के सभी सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु यहां पर साथी नियमों की आवश्यकता महसूस हुई। नियमों की आवश्यकता है, यहां पर क्या है भैया? नियमों की आवश्यकता है। टू रेगुलेट इन अ ग्रुप, टू रेगुलेट दी, लिख लीजिएगा इसको ऐसे ही, टू रेगुलेट दी बिहेवियर ऑफ दी, टू रेगुलेट दी बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप, मेंबर्स ऑफ ग्रुप और सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ ग्रुप और सोसाइटी, रूल्स नीड ऑफ, नीड ऑफ रूल्स इज देयर, नीड ऑफ रूल्स इज देयर। कहने का अर्थ क्या है कि यहां पर साथी जो नियम है, उन नियमों की आवश्यकता है। ये नियम क्या करेंगे कि जो वो सदस्य हैं उस समूह के या समाज के, उनको किस परिस्थिति में क्या करना है और उनको किस परिस्थिति में क्या नहीं करना है, ऐसे हम एक नियम बना देंगे और उन नियमों के हिसाब से सभी लोग चलेंगे और जो हमारा समाज या समूह है वो एकदम बिल्कुल शांति से स्थापित रह पाएगा, वो शांति से अस्तित्व में रह पाएगा। यही तो मुख्य मोटिव था। तो नियम क्या है, कुछ कुछ समझ में आया? टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप और सोसाइटी, जो उस समाज के मानव है, मेंबर्स हैं, सदस्य उस समूह के, उनके लिए रेगुलेट्स, उनको उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, उनके आचरण को नियंत्रित करने के लिए, व्यवहार को आप आचरण भी कह सकते हो, चाल चलन, उनकी क्रियाएं, गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? यहां आचरण का मतलब गतिविधि है, यहां पर आचरण कह सकते हो या उनकी गतिविधि कह सकते हो, मतलब एक्टिविटी, जो भी वो काम करते हैं, जो भी वो एक्शंस करते हैं, गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज को नियंत्रित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ जाती है?
रूल्स की आवश्यकता पड़ जाती है। उनकी एक्टिविटीज को नियंत्रित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ जाती है? याद रखिएगा, रूल्स की। तो यहीं पे आ जाता है कानून क्या है। कानून की परिभाषा लिख लीजिए, व्हाट इज लॉ। व्हाट इज लॉ, विधि क्या है या कानून क्या है। इसको कई तरीके से लिख सकते हो, विधि क्या है, कानून क्या है। विधि क्या है और कानून क्या है। विधि क्या है, अथवा आप ये भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में कानून क्या है। परिभाषा जो हम लोग समझ चुके हो आप लोग, केवल आपको इसको लिखना है जिससे कि कोई समस्या नहीं। पेन कॉपी है ना सबके हाथ में? जिसके हाथ में पेन कॉपी है वो यस लिख दे, और जिसके हाथ में नहीं है नो लिख दे। नो वाले पहले लिख लें, ऐसे ही पूछूंगा। जिसके हाथ में पेन कॉपी है, छोटी छोटी चीजों को जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा बता के चलता हूं, उस एग्जाम्पल को ऐसे डाल दिया करो मेन नोट से हटाने के लिए, रेक्टेंगल में बंद करके। बेटा ग्रेजुएट करके आए हो, कुछ थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसे पूछूंगा, अगर अब यस कर रहे हो तो मेरिट में भी यस होगी, कि मेरिट में नाम है कि सर यस, पेन कॉपी में नाम था यस। अभी नो कहोगे, मेरिट में भी तुम्हारा नाम नो रहेगा। तुम्हारे जैसे 15 लाख भरेंगे फॉर्म, तुम कोई राजपुरुष नहीं हो कि तुम्हारे सबसे पहले वहां पर होगा। समझे मेरी बात कि जी हम तो राजपुरुष हैं, नहीं, तुम पुरुष ही नहीं हो, तुम महापुरुष हो। ठीक है, चलिए, व्हाट इज लॉ, विधि क्या है, कानून क्या है। बहुत अच्छे, तो सारी सीट तुम ही ले जाओगे क्या? पहले मैंने 3000 दरोगा का प्लान किया था, 5000 कर दूं क्या उससे बढ़ाकर, कि 3000 दरोगाओं का रिजल्ट। चलो, विधि क्या है, तो याद रखिएगा विधि का, कि जो विधि होती है, कानून होता है, नियमों का एक समूह है जो सरकारी संस्थाओं द्वारा मानव व्यवहार को विनियमित करने के लिए बनाया और लागू किया जाता है। तो लिख लीजिए, विधि या कानून, विधि अथवा कानून नियमों का समूह है। नियमों का समूह मतलब बहुत सारे नियम एक साथ होते हैं। नियमों का समूह है जो सरकार अथवा प्राधिकरण का मतलब है वो अथॉरिटी जो कानून बनाने के लिए वहां पर, जिसको कानून बनाने के लिए या इन कानूनों को लागू किए जाने की परमिशन मिली है, उनके पास अधिकार है। तो विधि कानून नियमों का समूह है जो सरकार या ये कह सकते हैं प्राधिकरण द्वारा मानव व्यवहार अथवा आचरण भी कह सकते हो इसे, अथवा गतिविधियां, मानव व्यवहार, आचरण अथवा गतिविधियां, मानव व्यवहार को विनियमित करने के लिए, विनियमित करने का मतलब क्या होता है? नियंत्रित। विनियमित करने का मतलब क्या होता है? नियंत्रित करने के लिए, करने के लिए बनाया और लागू किया जाता है। बनाया और लागू किया जाता है। बनाया और लागू किया जाता है। इसको सिंपल समझ तो आप गए थे, बट एक एक सही शब्दों की, अगर हम चुने सही शब्दों को, तो उसमें आप क्या कहोगे कि विधि अथवा कानून नियमों का वह समूह जिसे कौन बनाएगा? कोई सरकार या प्राधिकरण, जिसे हम लोग राज्य भी कह सकते हैं। मतलब इसको अधिकार मिला हुआ है। यहां पर प्राधिकरण का मतलब क्या है? इसको कानून बनाने का अधिकार मिला है। कानून बनाने का अधिकार, सब कानून नहीं बना सकते, इसको कानून बनाने का अधिकार है। भारत में कानून बनाने का अधिकार किसे मिला है? He has the right, this organization or this institution has the right to enact laws. इसके पास कानून बनाने का अधिकार है, इसके पास वो अथॉरिटी है। भारत में कानून बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? कौन सी संस्था है? तो भारत में संसद, केंद्र स्तर पर कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। और राज्य स्तर पर कानून कौन बनाती है? राज्य का विधानमंडल बनाता है, विधानसभा, विधान परिषद राज्य की लेजिस्लेचर बनाती है। जबकि लोकल स्तर पर
स्थानीय स्तर पर नगर पालिका और साथ ही ग्राम पंचायत इत्यादि भी बनाती हैं। नगर पालिका, ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये भी कानून बनाती है। तो ये अधिकार इनको किसने दिया है कि भाई केंद्र के कुछ विषयों पर संसद, राज्य में, तो आप कहोगे सर अनुसूची 7 के तहत हमारे संविधान की जो अनुसूची 7 है, तो संविधान हमारा सर्वोच्च कानूनी डॉक्यूमेंट है, यह सर्वोच्च हमारा मौलिक कानून है। भारत के जितने भी कानून होंगे वो सब किसके दायरे में होंगे? संविधान के दायरे में। तो यही संविधान अनुसूची 7 के तहत केंद्र और राज्य इनको यह अधिकार देता है, इनको यह पावर देता है कि आप भारत क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं इनके लिए कानून बना सकते हैं। इनके व्यवहार को, व्यवहार समझते हो ना, आचरण, आचरण मतलब चाल चलन, इनके आचरण, इनकी गतिविधियों को रेगुलेट करने का मतलब है उन पर प्रतिबंध लगाना, उनमें उनके कार्यों को निषेध करना, स्वतंत्रता प्रदान करना या नियंत्रित करने के लिए बनाया और लागू किया जाता है। तो भारत में केंद्र सरकार, केंद्र के लेवल पर संसद और राज्य के लेवल पर राज्य विधानमंडल। जैसे मान लेता हूं, अब देखते हैं कि यदि कोई सेना से संबंधित कानून है, सेना से संबंधित, सैनिकों से संबंधित, तो इस पर या रेलवे से संबंधित कोई कानून है या रेलवे से संबंधित कानून है, उस पर कौन, किसको अधिकार है? रेलवे अथवा सेना से संबंधित नियम या कानून बनाने का, नियम अथवा कानून बनाने का अधिकार किसका है? नियम कानून बनाने का अधिकार किसका है? और वहीं भी पूछूं, राज्य की जो पुलिस होती है, आप कैसी वर्दी पहनोगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का चिन्ह क्या होगा, यह सब पुलिस से संबंधित, ये जो नियम कानून बनाने का अधिकार किसका है? पुलिस से संबंधित नियम कानून बनाने का अधिकार किसका है? यह सब आप लोग पढ़ोगे, डोंट वरी। तो मैंने कहा विधि क्या है कि कानून नियमों का एक ऐसा समूह है, इसमें एक नियम नहीं होता, इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। जो सरकार अथवा प्राधिकरण, सरकार या प्राधिकरण कहने का अर्थ वो है कि वो एक इंस्टीट्यूट, वो संस्था जिसे कानून बनाने का अधिकार है, उस संस्था को आप सरकार कह सकते हैं। उस संस्था को आप कोई भी ऐसी अथॉरिटी ये बनाती है क्या करने के लिए? मानव व्यवहार, आचरण, उसकी एक्टिविटीज को विनियमित, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बनाती भी और लागू भी करती है। तो सेना और इससे संबंधित संसद बना सकती है, इससे संबंधित संसद, और जो पुलिस इत्यादि है वो राज्य का विधानमंडल, वो कौन बनाएगा? जो राज्य का लेजिस्लेचर होगा। जैसे यूपी की विधानसभा, विधान परिषद, क्योंकि यूपी में 2 सदन है, जहां जैसे हरियाणा उसमें 1 ही सदन है, तो वहां पर केवल 1 ही बनाएगा, उसमें कोई टेंशन ही नहीं। तो यहीं पर लिख लीजिएगा कि लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टू रेगुलेट बिहेवियर। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, ये एग्जैक्ट वर्ड समझ लेना, बाकी ये समझा मैंने बहुत अच्छे से आपको दिया है। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स इनेक्टेड, इनेक्टेड का मतलब होता है फॉर्म, क्रिएटेड, इनेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय, इनेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड का मतलब होता है लागू करना, इनेक्टेड का मतलब होता है निर्माण, बनाना, इनेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, सरकारी संस्थाएं, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस टू रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर, टू रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर, टू रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर, टू रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? तो विधि क्या है? विधि की परिभाषा में आपको 3 चीजें मिलेंगी। विधि की जो परिभाषा है उसमें आपको कितनी चीजें मिलेंगी? आप कहोगे सर विधि की परिभाषा में आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक चीज तो मिलेगी कि इसको बनाता कौन है, तो कौन बनाता है? एक तो बनाता कौन है, सब नहीं बना सकते। विधि बनाने के लिए क्या होना चाहिए? वो अधिकार होना चाहिए, उसके पास उस नियम को बनाने का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है। बनाता कौन है? दूसरी बात, क्यों या किस कारण से, या किस कारण से
या किस कारण से? तो किस कारण से? मानव व्यवहार, मानव गतिविधियों को, जो मानव के इतने सारे दिन भर पूरे दिन में काम होते हैं, जो वो क्रिया कर सकता है, मानव गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु, विनियमित करने हेतु, नियंत्रित अथवा विनियमित करने हेतु, विनियमित करने हेतु, विनियमित करने हेतु, टू रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्टिविटीज। और बनाता कौन है? वो प्राधिकरण जिसको अधिकार प्राप्त है, वो सरकारी संस्था जिसको अधिकार प्राप्त है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जिसको वो संबंधित नियम बनाने का, वो कानून बनाने का अधिकार है। और इसमें एक से ज्यादा नियम होते, जो लॉ होता है वो साथी याद रखेगा नियमों का समूह होता है। लॉ क्या होता है? ये नियमों का समूह होता है। अब आ जाते हैं नियम क्या है, व्हाट इज रूल। नियम क्या है? रूल अथवा नियम क्या है? नियम क्या है? तो लिख लीजिए एक आधिकारिक कथन, नियम आधिकारिक कथन होते हैं, नियम आधिकारिक कथन होते हैं। लिखते चलिएगा, नियम क्या होते हैं? अधिकारिक कथन। नियम आधिकारिक कथन होते हैं जो बताते हैं कि विशेष परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सिंपल परिभाषा लिखवा रहा हूं। इसकी लैंग्वेज बदल सकती है, मगर मेन चीज मतलब रूल क्या है, नियम क्या है, यह एक आधिकारिक कथन है। आधिकारिक का मतलब ही हो गया कि कोई भी चीज नियम नहीं बन सकती। नियम वही होगी जिसको ऑफिशियली बनाया गया होगा। नियम वही होगा जिसे आप लोग याद रखिएगा, जिसे किसी प्राधिकरण के द्वारा तय किया गया होगा उस विशेष परिस्थिति के लिए। जैसे आप एक सड़क पर जा रहे हो, और साथ ही हमारे यहां पर कैसे ड्राइविंग है, राइट हैंड ड्राइविंग है। अब कैसे ड्राइविंग है? राइट हैंड। यह सड़क है, इधर से आने वाले वाहन इस दिशा में चलेंगे, जाने वाले वाहन इस दिशा में चलेंगे, मतलब राइट हैंड ड्राइविंग है। बट अब जिस दिशा में आप जा रहे हो उसके लेफ्ट की तरफ रखना पड़ता है आपको वाहन। तो यह नियम आधिकारिक नियम है, यह ऑफिशियल है ना, मोटर वाहन एक्ट में लिखा हुआ है, यह हमारे आधिकारिक यातायात कानूनों में, तो यह एक ऑफिशियल कथन है। अब आपने एक शहर बसाया, अब आप उसमें यह नहीं कह सकते कि भाई हम तो अमेरिकी नियम लागू करेंगे। अब जब तक भारत के क्षेत्र में आप कौन से नियम लागू करोगे भारत के? आप यूके जाओगे, यूरोप में जाओगे, वहां पर ड्राइविंग अलग हो जाती है, वहां लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है, और जिस दिशा में जाते हो उसके राइट की तरफ आपको चलना पड़ता है। तो वहां पे आपको बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि वो वहां का ऑफिशियल रूल है, वहां का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो याद रखिएगा, रूल इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट टेल्स अस, रूल इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, रूल इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट that tells us what to do or what not to do in a particular situation, कि किस स्थिति में, विशेष स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही क्या हो जाता नियम। और इसी तरीके के बहुत सारे नियमों के संग्रह को, नियमों के ग्रुप को, या कलेक्शन ऑफ रूल्स को हम लोग क्या कह देते हैं? लॉ कह देते हैं। जो कलेक्शन होता है, जैसे आप बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके ग्रुप नहीं बना देते बहुत सारी, वैसे समझ लो कि एक
आपने बहुत सारे नियमों का समूह बना दिया, उसी को हम लोग लॉ कह देते। क्या कह देते? लॉ कह देते। तो ये सिंपल सिंपल परिभाषा थी जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई जब मानव संगठित होते, मानव कभी भी ऑर्गेनाइज्ड रूप में रहते, संगठित रूप में रहते ग्रुप या सोसाइटी में, तो उन सदस्य, जो उस ग्रुप के सदस्य हैं, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को, उनकी गतिविधि, उनकी एक्टिविटीज को नियंत्रित, कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। वही नियमों के समूह जो होते हैं, वही नियमों का समूह जो है जिसे किसी सरकार अथवा प्राधिकरण द्वारा मानव व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, लागू किया जाता है, उसी को हम लोग विधि या कानून कहते हैं। और नियम क्या होते हैं? कोई भी ऐसा आधिकारिक कथन जो बताता है कि किस स्थिति में क्या करें और क्या ना करें, किस स्थिति में क्या करें और क्या ना करें। अब मैं यहां पर आपसे पूछूंगा, कानून का उद्देश्य, कानून के उद्देश्य, कानून अथवा विधि के उद्देश्य, कानून अथवा विधि के उद्देश्य, विधि के उद्देश्य, यह आप लोग बताओगे। पहला उद्देश्य बताओ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ, सबसे पहला उद्देश्य बताइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ। विधि का पहला उद्देश्य बताइए, क्यों क्यों किस वजह से विधि आई गई? मतलब क्या विधि के बिना काम नहीं चल सकता था? क्या विधि के बिना काम नहीं चल सकता था? पहला तो कहोगे सर, समाज में शांति स्थापना हेतु, शांति, सद्भाव, सौहार्द की स्थापना हेतु, शांति, सद्भाव व सौहार्द की स्थापना हेतु, शांति, सद्भाव व सौहार्द की स्थापना हेतु। पहला तो यही होता है ना, समाज में शांति बनाए रखना। पहला उद्देश्य तो यही है ना भाई, कि कानून के द्वारा समाज में शांति बनाए रखी जाती है, समाज शांतिपूर्वक रहता है, समाज के सभी व्यक्ति, क्योंकि सब पर कुछ ना कुछ उनके व्यवहार पर प्रतिबंध है। ऐसा कोई भी व्यवहार जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचा रहा है, उन सबके लिए दंड होता है, जिस दंड से डरकर व्यक्ति वो काम नहीं करते। तो शांति, सद्भाव, सौहार्द की स्थापना हेतु, टू इस्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी, टू इस्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी, पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। पहली तो यही हो गई। दूसरा बताइए, इसका दूसरा लाभ बताइए, कानून का दूसरा उद्देश्य बताइए, कोई भी एक उद्देश्य अलग। शांति स्थापना हो गई। चलिए भैया, सभी के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, सभी के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु समाज के सभी व्यक्तियों के, समाज के सभी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, समाज के सभी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु, संरक्षण हेतु विधि का एक उद्देश्य होता है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। यह मतलब समझे, यहां पे किन अधिकारों की बात कर रहे हैं हम लोग? जो मानव अधिकार होते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और भी अन्य बहुत सारे अधिकार जो होते हैं, उनको भी तो विधि प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, और किसी व्यक्ति ने आपका अपहरण करके कहीं पर कैद कर दिया, तो आपके स्वतंत्रता के अधिकार को हानि हुई नहीं हुई? भाई, आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसे नुकसान हुआ नहीं हुआ? यस या नो करके बताओ। यदि आपके स्वतंत्रता के अधिकार को हानि हुई, आपके स्वतंत्रता के अधिकार को नुकसान हुआ, क्या होना चाहिए? यदि आपके स्वतंत्रता के अधिकार का नुकसान हुआ, आपके स्वतंत्रता के अधिकार को हानि हुई, तो पुलिस पे आप कंप्लेंट करते हो, फिर पुलिस आपको मुक्त कराती, अगर सही समय से पहुंच गई तो
पुलिस आपको मुक्त कराती है। पुलिस किसके द्वारा लाई गई है? कानूनों को लागू करने के लिए, विधि को लागू करने के लिए। सरकार का एक अंगी तो होता है भाई, पुलिस सरकारी तो है, सरकार का अंगी तो है जो कानून को लागू करता है। तो कानून को लाने का एक उद्देश्य यह भी था कि समाज के सभी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु जो भी आपके अधिकार है समाज के व्यक्तियों के, वो सुरक्षित रहे। और यदि कोई उनका अतिक्रमण करता है, यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो क्या हो? यदि कोई उनको उल्लंघन करे अधिकारों का तो भाई उसे दंड मिले, उसको दंडित किया जाए, उसे दंड मिले, या ये कह सकते हो भैया जी उसे दंडित किया जाए, यही होता है। बहुत अच्छे। एक और उद्देश्य बताओ तीसरा कोई, विधि का तीसरा उद्देश्य, विधि का तीसरा उद्देश्य है। भाई इतने सारे उद्देश्य होते हैं, अब विधि का साथी तीसरा उद्देश्य बताइए, तीसरा उद्देश्य बताइए। कानून समाज में समानता भी लाता है। कानून क्या करता है? समाज में समानता भी लाता है, समाज में समानता बनाने का प्रयास करता है। कमजोर को भी लगता है कि हां मेरे हित कानून का शासन है, सुरक्षित है, मेरे हित कानून का शासन है। और आप ये कह सकते हो कि मेरा जो हित है वो साथी याद रखेगा। इसके अलावा और क्या करेगा? अपराधों को रोकना, अपराधों को सजा इत्यादि देना। एक उद्देश्य भी तो बना इसका, अपराधों को रोकना, अपराधों को रोकना, उनका निवारण करना, अपराधों को रोकना, दंड प्रदान करना, दंड प्रदान करना, टू प्रिवेंट crimes and to punish criminals and to punish criminals। जो समाज में अपराधी होते हैं, जो अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, ऐसे अपराधियों को पकड़कर, ऐसे अपराधियों को पकड़कर, या आप ये कह सकते हैं उनको सजा दिलवाना, उनको पनिशमेंट दिलवाना, या फिर अपराध होने से पहले अपराध को होने से रोकना, अपराध होने से पहले अपराधों को रोकना, और अगर अपराध हो गया है तो साथ ही उसे दंड दिलाना। सामाजिक हितों को, सार्वजनिक हितों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक हितों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक हितों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक हितों को टू प्रमोट दी कॉमन, to promote the public welfare, to promote the public welfare, to promote the public welfare। और बताइए और क्या करता है कानून? और क्या कर सकता है? अपराधियों को पकड़ लिया, कर्तव्य बोध, कर्तव्य बोध, जो समाज के नागरिक होते हैं उनको अपने कर्तव्य का बोध होता है। यह साथी एक प्रकार से कह सकते हो कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना कि भाई किस व्यक्ति की क्या समाज में रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किस व्यक्ति की क्या समाज में रेस्पॉन्सिबिलिटी इत्यादि। इसके अलावा आप यह भी कह सकते हैं कि जो आपसी विवादों का समाधान, विवादों का समाधान, विवादों का समाधान, इट रिजॉल्व दी डिस्प्यूट्स। मतलब कानून एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है, एक ढांचा उपलब्ध कराता है जिसके तहत आपसी विवादों का हल निकल सकता है। इसके अलावा व्यक्तियों को कर्तव्य बोध, जो समाज के व्यक्ति होते हैं उनको कर्तव्य बोध कराता है। व्यक्तियों को कर्तव्य बोध, व्यक्तियों को कर्तव्य बोध, व्यक्तियों को क्या कराता है? कर्तव्य बोध। अब ये भी कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज,
ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, उनको थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल बनाता है। उनको क्या बनाता है? उनको थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल बनाने का कार्य करता है। तो ये सारे कार्य कौन करता है? ये सारे कार्य लॉ करता है, कानून। तो सभी को न्याय दिलाना, शांति, सद्भाव, सौहार्द, न्याय की स्थापना करना, समाज के सभी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण करना, अपराधों को रोकना, अपराधियों को दंड प्रदान करना, सार्वजनिक हितों को, पब्लिक वेलफेयर को बढ़ावा देना, विवादों के समाधान का ढांचा उपलब्ध कराना, और जो एक कर्तव्य बोध होता है नागरिक के अंदर, एक समाज में रह रहे व्यक्ति को जो अपना एक एहसास होता है कि भाई ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे रेस्पॉन्सिबल होना है, मुझे किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना, मुझे दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना है। यह सब कुछ कौन देता है? यह हमें लॉ उपलब्ध कराता है। यह हमें क्या उपलब्ध कराता है बच्चा? लॉ, जो कानून होता है, यह उपलब्ध कराता है। तो यह बताइए, यहां पे मैं आपको 3-4 चीजें पूछ रहा हूं। मानव संगठन का, मानव समूह अथवा संगठन का, मानव समूह अथवा संगठन का सबसे बड़ा कानूनी रूप क्या है? लिखना मत, इसको बस मैं पूछ रहा हूं। सबसे बड़ा या विशाल कानूनी स्वरूप क्या है? विशाल कानूनी स्वरूप, मानव संगठन या आप ये कह सकते हैं समूह का सबसे बड़ा कानूनी स्वरूप क्या है? राज्य के कितने तत्व होते हैं? राज्य के कितने तत्व होते हैं? जब साथी मानव ने सुरक्षा, जानमाल की सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समूह बनाना शुरू किया, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समूह बनाना शुरू किया। समूह बनाने के लिए उसने कौन कौन से 2 समझौते किए? समूह बनाने के लिए उसने कौन कौन से 2 समझौते किए? रूल क्या होता है? नियम क्या है? अब यहां के बाद में सीधे फैक्ट शुरू होंगे। रूल क्या है? नियम क्या है? लॉ अथवा कानून क्या है? विधि क्या है? और साथ ही विधि के उद्देश्य क्या है? विधि के उद्देश्य, विधि के उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सही कि देखिए सर, मानव समूह संगठन का सबसे बड़ा विशाल, सबसे विशाल कानूनी स्वरूप होता है राज्य, जिसको स्टेट, कंट्री या देश कहते हैं। यह कानूनी स्वरूप है सबसे बड़ा। जैसे पहले मानव, फिर परिवार, फिर ऐसे बढ़ते राज्य और फिर पूरा राज्य जो आ जाता है, एक देश की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा कानूनी स्वरूप है। राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। एक होती है जनसंख्या, एक होता है साथी क्षेत्र, एक होती है संप्रभुता, एक होती है संप्रभुता, और एक हो जाती है साथी, याद रखिएगा, सरकार, जो उस जनसंख्या, उस क्षेत्र में स्थित जनसंख्या के लिए नियम बनाती है, लागू करती है, निर्णय करती है। 2 समूह बनाए। एक बनाया पैक्टम यूनियनिस, जिसके तहत समाज का निर्माण हुआ। पैक्टम यूनियनिस, इसमें आपस में लिखित समझौता था, सब एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते थे। एक था साथी, सबने अपनी अपनी स्वतंत्रताएं पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से एक बाहरी संस्थान को सौंप दी, जिसको सब्जेक्ट यूनिस कहा गया। इसी से सरकार, संप्रभु राज्य का जन्म हुआ है। मानव सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति है तो 2, पैक्टम सब्जेक्ट यूनिस, पैक्टम यूनियनिस। नियम, यह साथी ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, यह एक आधिकारिक कथन है। क्या है? आधिकारिक कथन जो बताता है, यह एक आधिकारिक कथन है जो बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना, किस परिस्थिति में क्या करना है और किस परिस्थिति में क्या नहीं करना। लॉ क्या है? इन्हीं नियमों का समूह है। लॉ क्या है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे नियमों का समूह जो सरकार अथवा प्राधिकरण के द्वारा बनाए जाते, लागू किए जाते। क्या करने के लिए? मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, मानव आचरण, मानव व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए। विधि का उद्देश्य न्याय,
प्रदान करना, शांति सद्भाव की स्थापना, शांति सद्भाव की स्थापना, सभी को समानता समान दृष्टि से देखना, समानता को बढ़ावा देना, अपराधियों को पकड़ना, अपराध को कम करना, अपराध को रोकना, अधिकारों का संरक्षण करना, अधिकारों का संरक्षण करना, जो अधिकार है व्यक्तियों के उनका संरक्षण करना, अपने कर्तव्य बोध, अपने कर्तव्य का बोध कराना सभी व्यक्तियों को, अपने कर्तव्य का बोध सभी व्यक्तियों को कराना। यह प्योर थ्योरी थी। केवल और केवल क्या था? विवादों के समाधान, सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना, विवादों के समाधान के लिए ढांचा उपलब्ध कराना। अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं, इनमें से कौन सा विधि का एक उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा विधि का उद्देश्य नहीं है? विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा, न्याय प्रदान करना, न्याय प्रदान करना, अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण, अव्यवस्था लाना, अव्यवस्था लाना। इनमें से कौन सा एक कानून का उद्देश्य नहीं है? ये चार आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक कानून का उद्देश्य नहीं है? ये चार आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक कानून का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक कानून का उद्देश्य नहीं है? बताइए, कौन सा लॉ का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? परसों से लेंगे विपुल सर, टेंशन मत लो। लाइव मेरी बात हो गई, वो कहीं गए हुए थे, लौट आए, परसों से लेंगे। तो देखिए, विवादों का जो निपटारा है, यह फ्रेमवर्क ढांचा उपलब्ध कराता है। कानून क्या करता है? ढांचा। पूरी संस्थाएं होती हैं कि आप पुलिस में एफआईआर करते हो, मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, फिर हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यह सब कुछ है। न्याय स्थापना करना, भाई न्याय के लिए तो ये न्याय मतलब गरीब कमजोर सभी को सुरक्षा न्याय मिले। अधिकारों का संरक्षण करने का भी, अधिकारों, संपत्ति, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इन तरह के। साथ ही अव्यवस्था लाना थोड़ी ना इसका काम है, यह तो व्यवस्था लाने के लिए, अराजकता हटाकर व्यवस्था लाने के लिए, शांति सद्भाव लाने के लिए है। शांति और सद्भाव लाने के लिए है या नहीं है? शांति और सद्भाव लाने के लिए। अब कुछ कुछ बेस क्लियर हुआ, क्यों हमें आवश्यकता होती है, क्या है क्या नहीं है, विधि के बारे में। अब हम लोग मानव एक्टिविटीज पढ़ेंगे जिससे नुकसान होता है। देखिए, दो चीजें होती हैं संसार में, आपकी गतिविधि दो होते हैं, उचित कहते हैं, एक अनुचित कहते हैं। हमारी जो एक्टिविटी है, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूं, इसको लिखना मत। हमारी जितने भी काम है इंसान के, उनको अगर मैं देखूं, दो होते हैं। वो या तो वो उचित है, या वो काम क्या है, अनुचित है, गलत है। भाई हमारे जो कृत्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमारे जो कर्म है, कहते हैं सुकर्म अच्छे काम, और एक तरीके से कह सकते हो बुरे काम, कुकर्म अर्थात माने बुरे काम। दो ही तरीके होते हैं ना। तो हमारे जो कृत्य हैं वो दो ही हैं। कृत्य माने एक्शंस, एक्शन माने हमारी गतिविधि, एक्शंस माने हमारी गतिविधि। आप अपनी दुनिया में जो भी काम करते हो उसको दो भागों में बांट सकते हो। कितने भागों में भैया जी? दो भागों में। एक क्या होते हैं? सर राइट, उचित, उचित कानून की नजरों में, समाज की नजरों में, सबकी नजरों में। एक होते हैं वो कार्य अनुचित है, गलत है। जैसे आप बिल्कुल कानून के दायरे में पढ़ाई वगैरह करके अपना कमाई, अपना ड्यूटी कर रहे हो, आप सड़क पर जा रहे हो, बिल्कुल कानून का पालन कर रहे हो, सीट बेल्ट लगा रखी है, तो आपका जो काम है वो उचित है, ठीक है। एक अनुचित काम देखो, आप दो तरीके के अनुचित काम होते हैं। एक साथी नैतिक रूप से अनुचित, नैतिक जो सोसाइटी जिनको गलत मानती है, और जिनको कहती है नैतिक नहीं है, नीतिगत गलत है व्यक्ति, इसको किसी का नीति के हिसाब से वो गलत है। और एक होते हैं आपराधिक गलत। तो अनुचित काम भी दो होते हैं। एक ऐसे अनुचित कार्य कि जो कि अपराध है, क्या है? अपराध। और एक ऐसे अनुचित कार्य जो अपराध तो नहीं है
परंतु वो नीति रूप से गलत माने जाते, उसको आप पाप कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के पेट में चाकू घोंप दिया, आपने काम किया, किसी के पेट में चाकू घोंप दिया, यह अपराध है। यह वो कार्य आपका अनुचित भी है, अपराध भी है। लेकिन वहीं आप क्लास में आए और आपने टीचर को सम्मान नहीं दिया, मान लेते हो नमस्ते नहीं की, तो क्या नमस्ते नहीं करना अपराध है? इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। आपके दोनों आप ही के कार्य थे। आप क्लास में आए और ऐसे चौड़ में गेट खोला, ना बोला मे आई कम इन, बोला घंटा, मैं अंदर आ गया। मास्टर ने पूछा मे आई कम इन कहां? बोले सर मैं तो अंदर ही हूं। अब क्या बाहर थोड़े ना जाके अंदर आऊंगा। मास्टर बेचारा चुप हो गया, जाके बैठ गया यूं, और मास्टर होमवर्क भी नहीं पूछा, बाहर में जा, मत पढ़, गधा बनेगा। फिर जो ये बच्चे अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं, ये ऐसा ही बनकर तुझ पे फट्टे पेलेंगे। तो क्या रहा? ये आपका आपराधिक, अनुचित भी है, गलत भी है, और ये एक अपराध भी है, अपराध भी है। लेकिन ये गलत तो है, अनुचित तो है, समाज की नजरों में सम्मान नहीं कर रहे आप, परंतु क्या नमस्ते नहीं करना अपराध है? अपराध नहीं है। चौड़ के चलना, ऐसे चल रहे हो, जिम वाले नहीं होते, तुमने रील्स में देखी होंगी, तो क्या ये अपराध है? नहीं भाई, अपराध नहीं है। और जिम वाला एक व्यक्ति जा रहा है और उससे जानबूझ के यूं थोड़ी जिम में मेरे जैसे को जा रहा, उसको ठो मार दिया, ये अपराध है, चोट लग सकती है। मैं जा पड़ा, मेरे 2 दांत टूट गए, गिर गया, बेहोश हो गया, अस्पताल में गया, हमले का आरोप। तो हमारे कार्य उचित होते हैं, अनुचित होते? उचित से अच्छी बात है, भगवान करे तुम्हारे सारे कार्य उचित हो। लेकिन अनुचित 2 प्रकार के, एक अनैतिक रूप से अनुचित है और एक साथी आपराधिक रूप से अनुचित है। फिर यही हम अपराध की परिभाषा, अपराध के तत्व, अपराध की स्टेजेस और दंड सिद्धांत फिर आएंगे बीएनएस वगैरह पर, तो समझ में आ रहे हैं। लेकिन कल को मान लो नमस्ते ना करने को भी क्या अपराध बनाया जा सकता है? यह कार्य भी अपराध नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो इसको भी अपराध बना सकती है कि नमस्ते नहीं कर रहे। किसके द्वारा? कानून लाकर, कानून ले आए, कानून में एक लाइन जोड़ दे, अगर तुमने नमस्ते नहीं करी 1 साल की सजा, तो फिर वो अपराध है, फिर वो गलत भी, अपराध भी है। तो जब तक कोई कार्य अपराध कब तक नहीं है? कोई कार्य अपराध कब तक नहीं है? बताओ, कोई कार्य अपराध कब तक नहीं है? कब कोई कार्य अपराध माना जाएगा? जब साथी उसके लिए विधि घोषित हो जाए, विधि के द्वारा ही जो कार्य होते हैं उन्हें अपराध घोषित किया जा सकता है। पहले आपको किसी कार्य को अपराध घोषित करने के लिए क्या लाना पड़ेगा? कानून, नियम, आधिकारिक रूप से वो प्रक्रिया फॉलो करनी होगी, तब साथी किसी भी कार्य को अपराध घोषित किया जा सकता है। जब तक कोई कार्य विधि के द्वारा अपराध नहीं है, तब तक उसे अपराध नहीं माना जाएगा। नल्लम पोइना साइन लेगे, नल्लम पोइना क्राइम लीगे करके, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। मस्त मस्त टॉपिक शुरू होंगे कल से। एक भी क्लास ना छूटे, एक भी मिनट लेट ना हो। और एक और चीज याद रखिएगा साथी, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इस पॉइंट को, जो मेरी बातें उनको 2-3 बार सुनना। और कोई ऐसा है आपस में जो डिस्कशन करता हो, यस या नो करके बताइए। आपस में इसको पढ़ेंगे कल हम लोग, कौन से कार्य अपराध है, नहीं है, विधि कहां से आगे, विधि का क्या काम है। पहले बहुत सारे अपराध नहीं हुआ करते थे, फिर नए अपराध आ गए, पुराने अपराध जो थे छोटे मोटे उनको हटा दिया गया। तो कोई भी कार्य अपराध हो सकता है। मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे सीना तान के भी अपराध घोषित कर सकती है, पर इसके लिए सरकार को विधि बनानी पड़ेगी, कानून बनाना पड़ेगा। बिना कानून के आप अपराध, किसी कार्य को अपराध नहीं बना सकते। कल को सरकार चाहे तो चाकू मारने को भी हटा दे कि चाकू मारना कोई अपराध नहीं है। बढ़िया, चाकू मारेगा इंसान, हॉस्पिटल जाएगा,
हॉस्पिटल का खर्चा निकलेगा, दवाइयां बिकेंगी, दवाई वाले का फायदा होगा। तो अपराध, कोई भी कार्य तभी अपराध है जब विधि, जब कानून उसको घोषित करे। बिना कानून के कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। ये सब हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। चलिए रिवीजन करते रहना बढ़िया से। थैंक यू आप सभी का। और कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आएगा तो आप पार भी जाओगे, आप पार भी जाओगे। बेटा जो टीम दी है ना, पढ़ लो, जिंदगी भर याद करोगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।